सेठ जी ने बहुत सहारा दिया। राज, तुम स्कूल जाओगे या नहीं? माँ की आवाज़ सुनकर राज ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। सुनीता जी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करके उन्होंने कहा, बेटा, स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर क्या बनोगे? क्या मेरी तरह मेहनत मजदूरी करोगे? हाँ हाँ, मैं अभी से काम करना चाहता हूँ। आपको काम करता देख मुझे बहुत दुख होता है। राज की आंखें नम थीं। ये सुनकर सुनीता जी की भी आंखें नम हो चलीं। पहले पति की बीमारी से जूझती रही, कभी एक किसी अस्पताल में दिखाया, कभी किसी में। बाद में पता लगा कि दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं। 1 साल पहले वे चल बसे। तब से घरों में काम करके किसी तरह अपने 8 साल के बेटे को पढ़ाना चाहती थी। सुनीता ने राज को समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी चिंता छोड़ दे, मैं सब कर लूँगी। बस तू किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर हमारे पहले जैसे दिन आ जाएंगे। तुझे याद है तेरे पापा कितनी अच्छे से हमें रखते थे? उनके बीमार पड़ते ही सब कुछ बिक गया। अब तो बस ये मकान ही बाकी है, इसे बचाए रखना है। तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। राज बोला, माँ, इस समय हमें पैसों की ज़रूरत है। पापा की बीमारी में जो कर्ज लिया था वो कैसे चुकेगा? जब कर्जदार आकर तुम्हें गालियाँ सुनाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुनीता जी बोली, बेटा, सब धीरे धीरे चुक जाएगा। मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तू मेरी बात मान, पढ़ना मत छोड़। राज उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोला, माँ, आपको पता है कितनी फीस है मेरे स्कूल की? पापा ने इतने बड़े स्कूल में दाखिला करा दिया। वहाँ की फीस में आपकी आधे महीने की कमाई चली जाती है। कर्ज कैसे उतरेगा? सुनीता जी भी मन ही मन ये बात समझती थी। उनकी हैसियत नहीं थी अब उस स्कूल में पढ़ाने की, लेकिन उन्हें याद है उनके पति ने कैसे भाग दौड़ करके राज का एडमिशन करवाया था। उनका सपना था कि राज पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। जब तक राजेश जी जिंदा थे, सुनीता जी को कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। घर में हमेशा पार्टियां होती रहती थी। कभी कोई मेहमान, कभी कोई, हमेशा आते रहते थे। उनके स्वागत सत्कार में सुनीता जी को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसा लगता था जैसे वो एक बड़े से परिवार के साथ रहती हैं। सब लोग उनका हालचाल पूछते, लेकिन जब से राजेश जी बीमार हुए, धीरे धीरे सब ने किनारा कर लिया। जहाँ तक कि जब राजेश जी ने प्राण छोड़े, वहाँ सुनीता जी और राज के अलावा कोई नहीं था। एम्बुलेंस घर आई तब कुछ पड़ोसियों ने मदद की और उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन से आज तक उनका एक भी करीबी रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आया। हाँ, एक दूर के रिश्तेदार ने कई बार मकान खरीदने की बात की, लेकिन सुनीता ने उसे फटकार दिया। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को समझा रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता जी ने गेट खोला तो सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। तुम ही राजेश की पत्नी हो? उन्होंने भारी सी आवाज़ में पूछा। सुनीता जी को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा, जी मैं ही हूँ, लेकिन आप कौन और इन्हें कैसे जानते हैं? बेटी, क्या मैं अंदर आकर बैठ सकता हूँ? बहुत दूर से आया हूँ। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? एक ही सांस में सब कुछ बोलकर वे बुजुर्ग जवाब का इंतज़ार करने लगे। सुनीता जी ने कहा, हाँ हाँ, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुनीता जी के जाने के बाद बुजुर्ग सामने पड़ी एक पुरानी सी कुर्सी पर बैठ गए। राज से बात करते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी 3rd में। इतना कहकर राज चुप हो गया। सुनीता जी पानी लाई। पानी पीकर बुजुर्ग ने कहा, बेटी, यहाँ बैठो। मेरा नाम शांति लाल है। तुम्हारे पति मेरी ही कंपनी में काम करते थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने मेरे यहाँ नौकरी कर ली थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरा विश्वास जीत लिया। मेरी कंपनी की सारी जिम्मेदारी वे अकेले संभाल रहे थे। इसी बीच
मेरी तबीयत खराब रहने लगी। फिर मेरे बेटे ने कंपनी संभाल ली। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, राजेश जी को कभी कोई परेशानी नहीं आने देना। मैंने अपनी कंपनी आना छोड़ दिया। अपना इलाज कराने के लिए मैं विदेश चला गया। अभी 1 सप्ताह पहले ही वापस आया हूँ तो पता चला राजेश जी नहीं रहे। मुझे बहुत अफसोस है। जिस आदमी ने मेरी बीमारी में भी मेरी कंपनी को डूबने नहीं दिया, उसके अंतिम समय में मैं उसका साथ ना दे सका। मेरे बेटे ने केवल 1 महीने की सैलरी देकर आप लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया। काश मैं यहाँ होता तो उनका इलाज ढंग से करा पाता। यह कहते कहते फिर रुक गए और कुछ देर के लिए खामोश हो गए। सुनीता जी ने कहा, जी सेठ जी, वो आपके बारे में बहुत बात करते थे। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे भी उन्हीं को कौन टाल सकता है। उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। शांतिलाल जी ने सुनीता की ओर देखा और कहा, नहीं बेटी, मैं राजेश का गुनहगार हूँ। मैं होता तो उनका अच्छे से इलाज करवाता। खैर, अब जो हो गया उसे तो नहीं बदला जा सकता। अब तुम चिंता मत करो। राजेश की सैलरी जब तुम्हारा बेटा 18 साल का नहीं हो जाता तुम्हें मिलती रहेगी। कल मैं रहूं या ना रहूं, सैलरी तुम्हारे खाते में आती रहेगी। अपने बेटे को खूब पढ़ाओ। राजेश के सारे काम तुम पूरे करो। ये सुनकर सुनीता जी रोने लगी। राजेश की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सुनीता जी ने कहा, सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी। भला कौन ये सब करता है। मरते समय भी उन्होंने कहा था, काश सेठ जी होते तो मेरा ध्यान रखते। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनके सेठ जी उनके जाने के बाद भी उनका ख्याल रख रहे हैं। शांतिलाल जी बिना कुछ बोले चल दिए। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटा, पढ़ लिख कर अपने पिता जैसा बनना, जिनकी कमी हम आज भी महसूस करते हैं। उनके जाने के बाद राज अपनी माँ से लिपट गया। माँ, मैं खूब पढ़ूंगा, कल से स्कूल जाऊंगा। अगले दिन ही सुनीता जी के अकाउंट में सैलरी आ गई। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन सुनीता जी के मन में आया कि एक बार शांतिलाल जी से मिलकर उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाए। वो पता मालूम करते करते उनके बंगले के पास पहुंची। चौकीदार से पता किया तो पता लगा वे जब विदेश से आए थे उसके 15 दिन बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ गई और वे चल बसे। सुनीता जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या वो केवल उनका भला करने ही आए थे या अपना कर्ज उतारने? यही सब सोचकर वे घर की ओर चल दी। इसके बाद भी हर महीने सैलरी आती रही। राज की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। जब भी सुनीता की सैलरी के पैसे बैंक से निकालने उनकी आंखें नम हो जाती। आज सुनीता का बेटा भी अपने पिता की तरह पढ़ लिख कर ऑफिसर बन गया। अब माँ बेटी दोनों खुश रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।